जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज मैं फिर एक बाबा साहब का राइटिंग एंड स्पीचेस से एक भाषण निकाल कर लाया हूं और यह भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को यह भाषण संविधान सभा में दिया था। यह उनका आखिरी भाषण था। बाबा साहब जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो सभी सदस्यों के निगाहें बाबा साहब के ऊपर थी कि बाबा साहब क्या कहते हैं। पूरी संविधान सभा खचाखच भरी हुई थी, पूरी गैलरी भरी हुई थी और बाबा साहब जब खड़े हुए संविधान सभा में बोलने के लिए तो उस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा संविधान सभा गूंज गया था। और बाबा साहब अपने संबोधन में कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा की पहली बैठक दिनांक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इस बात को आज 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन बीते हैं। इस दरमियान संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। इन 11 सत्रों में 6 सत्र संविधान की भूमिका का प्रस्ताव पारित करने और मौलिक अधिकार, केंद्रीय संविधान, केंद्र के अधिकार, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों पर विचार विमर्श करने में बीते। इसके अलावा 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां सत्र का उपयोग मसौदा संविधान पर विचार विनिमय के लिए किया गया। संविधान सभा में 29 अगस्त 1947 के दिन मसौदा समिति को चुना गया, यानी मंजूरी दी गई और 30 अगस्त 47 को ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया था और उसी दिन से यह काम संविधान मसौदा का शुरू हुआ था और उस दिन से 141 दिन का काम चला। इस दरमियान संविधान सभा संविधान का मसौदा तैयार करने के समक्ष व्यस्त रही और पहले मसौदा जो है संविधान में कुल 315 अनुच्छेद और 8 परिशिष्ट शामिल थे। विचार विमर्श के आखिरी दौर में मसौदा संविधान में अनुच्छेद की संख्या बढ़कर 386 हुई। अंतिम स्वरूप में मसौदा संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 परिशिष्ट शामिल रहे। मसौदा समिति में करीब 7635 सुझाव आए थे। उनमें से बाबा साहब ने सभी सुझावों को पढ़े और उनमें से 2473 सुधार प्रत्यक्ष विचारार्थ सदन में प्रस्तुत किए गए और 5162 जो सुझाव उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इन वास्तविक स्थितियों का मैं केवल इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि किसी समय ऐसा कहा जाता था, अपना काम पूरा करने के लिए समिति जो है यानी मसौदा समिति जो है अत्यधिक समय लिया। इस पर बाबा साहब ने कई संविधानों को जो बनाए गए थे उनके समय के बारे में भी बताया और उनका जवाब दिया। जैसे कनाडा का 2 वर्ष से अधिक समय और ऑस्ट्रेलिया के संविधान को 9 वर्ष से अधिक लगे थे और जबकि अमेरिका और अफ्रीका ऐसे कई और देशों के जो कम समय थे लगे थे, लेकिन अनुच्छेद उनके बहुत ही कम थे। जैसे कनाडा के संविधान में 147 केवल अनुच्छेद और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद थे। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, लेकिन इसमें समय 9 वर्ष लगे थे। इसका जवाब बाबा साहब ने दिया। फिर एक नजीरुद्दीन अहमद थे, उन्होंने संविधान मसौदा समिति को भ्रमण करने वाली समिति कहा था। इसके बाद उसका उन्होंने जवाब दिया था। इस पर मैं नहीं जाऊंगा सब पर, लेकिन जो बाबा साहब ने अधिक महत्वपूर्ण भाषण दिया है उसका मैं यहां आपके साथ प्रस्तुत करूंगा। एक सदस्य नजीरुद्दीन को छोड़ दिया जाए तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा मसौदा समिति द्वारा
किए गए काम की भरपूर प्रशंसा की गई। इसकी मुझे खुशी है। मसौदा समिति द्वारा जो परिश्रम किए गए उनका स्फूर्त से स्वीकार कर खुले दिल से प्रशंसा किए जाने से मसौदा समिति को खुशी होगी, इसका मुझे भरोसा है। संविधान सभा के सदस्य और मसौदा समिति के मेरे सहयोगियों ने मुझ पर अभिनंदन की जो वर्षा की है उससे मैं इतना गदगद हुआ हूं कि उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द यथायोग शब्द नहीं है। यानी बाबा साहब की सभी सदस्यों ने प्रशंसा की, केवल एक को छोड़ करके। संविधान सभा में आते हुए आरक्षित जातियों के हितों की रक्षा करने के अलावा मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी। इससे बड़ी जिम्मेदारी के काम के लिए मुझे आमंत्रित किया जाएगा, इसका मुझे थोड़ा भी एहसास नहीं था। मसौदा समिति में मुझे चुना गया, यहां बाबा साहब कह रहे हैं मुझे चुना गया, नियुक्ति नहीं की गई थी, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मसौदा समिति के अध्यक्ष पद के लिए जब मुझे चुना गया तब तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। यानी बाबा साहब को अध्यक्ष पद पर भी चुना गया संविधान सभा द्वारा, ना कि किसी पार्टी द्वारा चुना गया। मसौदा समिति में मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णास्वामी ऐसे अय्यर जैसे मुझसे बड़े अच्छे और योग्य व्यक्ति थे। इतना भरोसा कर मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर उन्होंने मेरा चयन किया और देश सेवा का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं संविधान सभा और मसौदा समिति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इसके अलावा बाबा साहब कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, इस सभा का काम काज आपने जिस तरह संभाला उसके लिए आखिर में मुझे आपके प्रति आभार व्यक्त करना होगा। इस सभा के कामकाज में जिन सदस्यों ने हिस्सा लिया उनके साथ जो आप अपनत्व और सम्मान के साथ पेश आए, यह कभी भुलाया नहीं जा सकता। मसौदा समिति द्वारा प्रस्तावित कुछ सुधार केवल तकनीकी से संबंधित होने के कारण बताते हुए नकारने की कोशिश हुई। मेरे लिए वे क्षण बहुत ही चिंताजनक थे। संविधान निर्माण के कार्य को असफल बनाने की उद्देश्य से आगे ले आए गए कठोर कानून को आपने अनुमति नहीं दी, इसलिए खासकर मुझे आपको धन्यवाद देना है। फिर बाबा साहब संविधान की अच्छाई बुराई पर कहते हैं, संविधान का जितना समर्थन करना था उतना मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर और टीटी कृष्णामाचारी ने किया है। इसलिए संविधान की गुणवत्ता के मसले पर मैं बोलना नहीं चाहता। मेरी राय में संविधान भले कितना भी बुरा हो, उसे लागू करने की जिम्मेदारी जिन पर है, वे अगर ईमानदार हों तो वे अच्छे साबित होंगे। इसी प्रकार संविधान भले कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे लागू करने की जिम्मेदारी जिन पर है, वे अगर ईमानदार हों तो वह अच्छा साबित होगा। संविधान पर अमल करना पूरी तरह से संविधान पर ही निर्भर नहीं करता। संविधान केवल राज्य के कुछ हिस्सों को जैसे कानून मंडल, कार्यकारी मंडल, न्यायपालिका बनाता है। इन विभागों का कार्य हमेशा लोगों पर तथा अपनी आकांक्षाएं तथा साधनों के रूप में लोगों द्वारा निर्माण की गई राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर रहने वाला है। इसके बाद बाबा साहब साम्यवादी और समाजवादी लोगों को भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं समाजवादी दो बातें चाहते हैं। पहली बात कि अगर सत्ता उनके हाथ में आती है तो वे बिना उनकी कीमत चुकाए निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण अथवा समाजीकरण करने की आजादी उन्हें संविधान के तहत पाना चाहते हैं। समाजवादी जो एक और चीज है वह है संविधान के मौलिक अधिकार निरपेक्ष तथा किसी भी तरह से बाधा रहित होने चाहिए। उसके पक्ष को अगर सत्ता प्राप्त करने में असफलता मिली
तो बेरोक टोक टीका टिप्पणी करने की ही नहीं वरन राज्य को नेस्तनाबूद करने की आजादी भी उन्हें चाहिए, यानी समाजवादियों और साम्यवादियों को चाहिए। मुख्य रूप से इन दोनों मांगों के कारण ही संविधान पर टिप्पणी करके बाण चलाए जा रहे हैं। संसदीय जनतंत्र के सिद्धांत ही केवल राजनीतिक तंत्र का आदर्श रूप है, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मोल चुकाए बिना किसी की निजी संपत्ति को अपने कब्जे में करने का सिद्धांत इतना पवित्र है कि उससे अलग नहीं हुआ जा सकता। मौलिक अधिकार कभी भी आबाद नहीं हो सकते और मैं यह भी कहता हूं उन पर डाले गए प्रतिबंध कभी हटाए ही नहीं जा सकते। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि संविधान में शामिल राय आज की पीढ़ी की राय है। सबका जवाब देने के बाद बाबा साहब कहते हैं कि मेरा भाषण यहीं पूरा हो जाता, लेकिन मेरा मन देश के भविष्य को लेकर इतना चिंतित है कि इस बारे में मेरी राय व्यक्त करने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल किया जाए, ऐसा मुझे लगता है। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत एक आजाद देश बनेगा, फिर उस आजादी का क्या होगा? भारत अपनी आजादी को बरकरार रखेगा या फिर गंवा देगा? मेरे मन में यही विचार पहले आता है। भारत पहले कभी आजाद नहीं था ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार उसने अपनी आजादी गंवाई है, क्या एक बार फिर वह अपनी आजादी गंवा बैठेगा? भविष्य के बारे में यही सवाल मुझे बहुत ज्यादा चिंता में डालता है। भूतकाल में भारत ने केवल अपनी आजादी गंवाई ही थी ऐसी बात नहीं। देश के ही कुछ विश्वासघात करने वाले और बेईमान लोगों के कारण भारत ने अपनी आजादी गंवाई थी। यह वास्तविकता मुझे बेहद बेचैन करने वाली है। इसके बाद बाबा साहब कहते हैं, क्या एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा? इसी ख्याल से मैं चिंताग्रस्त हूं। जातियां और संप्रदाय के रूप में अपने अपने पुराने दुश्मनों के साथ भिन्न और परस्पर विरोधी विचार प्रणाली वाले राजनीतिक दलों की भी भरमार होने वाली है। इस वास्तविकता के बारे में सोचकर मैं अधिक ही चिंताग्रस्त हुआ हूं। मैं नहीं जानता कि भारत के लोग अपने सिद्धांत से देश को श्रेष्ठ स्तर पर देखेंगे अथवा सिद्धांत को देश से बढ़कर मानेंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर कोई भी पक्ष अपनी तत्व प्रणाली को देश से बढ़कर मानेंगे तो दोबारा आजादी गंवाने का संकट आएगा ही, और इस बार आजादी गंवा बैठे तो वह हमेशा के लिए हाथ से जाएगी। इस संभावना के खिलाफ लड़ने के लिए हमें कटिबद्ध होना होगा। अपने खून की आखिरी बूंद जब तक है तब तक अपनी आजादी की रक्षा का निर्धारण हमें करना ही होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत एक जनतांत्रिक देश बनेगा, अर्थात उस दिन भारत में ऐसी सरकार बनेगी जो लोगों द्वारा बनाई जाएगी, लोगों की होगी और लोगों के लिए काम करेगी। तभी मेरे मन में ख्याल आता है कि इस जनतांत्रिक संविधान का क्या होगा। उसे महफूज रखने के लिए यह देश समर्थ रहेगा या एक बार फिर वह अपनी आजादी गंवा बैठेगा। मेरे मन में आने वाला यह दूसरा ख्याल भी पहले ख्याल की तरह मुझे चिंता में डाल देता है। जनतंत्र क्या होता है यह भारत को पता नहीं था ऐसी बात नहीं है। किसी जमाने में भारत में गणराज्यों की भरमार थी। अगर कहीं नौकरशाही थी तो चुनी हुई या सीमित हुआ करती थी, वे कभी भी आबाद नहीं थी। भारत को संसद और संसदीय प्रणाली के बारे में पता नहीं था ऐसी बात नहीं है। बौद्ध भिक्षु संघों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि
उस वक्त न केवल संसद थी बल्कि संघ भी कुछ और नई संसद ही थे। आधुनिक युग में परिचित संसदीय कार्यप्रणाली के सभी नियम संघ को पता थे और वे उनका पालन करते थे। बैठने की व्यवस्था, विधेयक प्रस्तुत करने के नियम, प्रस्ताव, कामकाज के लिए जरूरी न्यूनतम सदस्य संख्या, दल के नेता द्वारा आदेश देना, मतों की गिनती, मत पत्रिका के द्वारा मतदान करना, कटौती की सूचना, नियम से काम करना, न्याय व्यवस्था आज के बारे में उनके पास नियम थे। संसद के काम के लिए नियम बुद्ध द्वारा संघ की सभाओं के लिए प्रयोग में लाए गए थे, लेकिन देश में उस दौरान कार्यरत राजनीतिक विधानसभा की नियमावली से ही उन्होंने ये नियम स्वीकारे होंगे। भारत ने यह जनतांत्रिक पद्धति गंवाई, अब क्या दूसरी बार भी वह उसे गंवाने वाला है, मैं नहीं जानता। लेकिन लंबे समय से जनतंत्र प्रयोग में न होने के कारण उसका बिल्कुल नया लगना भारत जैसे देश में हो सकता है। यहाँ जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का जोखिम है। नए सिरे से देश में आया जनतंत्र अपना बाह्य रूप बरकरार रखेगा, लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। प्रचंड बहुमत हो तो दूसरी संभावना के पैदा होने का जबरदस्त खतरा है। हम अगर सचमुच चाहते हैं कि केवल बाह्य रूप में ही नहीं वरन वास्तव रूप में जनतांत्रिक अस्तित्व में आए तो हमें उसके लिए क्या करना होगा। मेरी राय में जो पहले हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक मार्ग को ही अपनाने की ठान लेनी चाहिए, अर्थात क्रांति का खून से सना मार्ग हमें त्यागना होगा। इसका मतलब है कानून तोड़ना, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, इन मार्गों को भी हमें दूर रखना होगा। आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अब संवैधानिक मार्ग उपलब्ध नहीं थे, तब इस असंवैधानिक मार्गों को अपनाने का बड़े पैमाने पर समर्थन किया जाता था। लेकिन अब संवैधानिक मार्ग उपलब्ध है, इसलिए इन असंवैधानिक मार्ग का समर्थन नहीं कर सकते। असल में ये मार्ग अराजकता फैलाने की शुरुआत है। जितने जल्दी हम उन्हें त्याग देंगे उतना ही हमारे हित में होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमारा अमल करना बेहद जरूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जॉन स्टुअर्ट मिल की कोट करते हुए कहते हैं, एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमारा अमल करना बेहद जरूरी है। जनतंत्र के संवर्धन में जिनकी आस्था है उनको ध्यान में रखना होगा। उनकी राय में व्यक्ति भले कितना भी महान हो, लोगों को अपनी स्वतंत्रता उनके चरणों में अर्पण नहीं करनी चाहिए। साथ ही उस पर इतना विश्वास न करें कि वह प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल लोगों की संस्थाएं ध्वस्त करने के लिए करे। अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करने वाले महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना गलत नहीं है, लेकिन कृतज्ञता की कोई सीमाएं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने स्वाभिमान की बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। कोई भी महिला अपने सील की बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकती और कोई भी देश अपनी आजादी की बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। भारत में भक्ति का मार्ग और विभूति पूजा अन्य किसी देश की राजनीति की तुलना में सबसे अधिक दिखाई देगी। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति अथवा व्यक्ति पूजा अधपतन अंततः तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग साबित होती है।
तीसरी बात, केवल राजनीतिक जनतंत्र भर हमें विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अपने राजनीतिक जनतंत्र का हमें सामाजिक जनतंत्र में परिवर्तन कर लेना ही चाहिए। राजनीतिक जनतंत्र की जड़ में अगर सामाजिक जनतंत्र की ताकत न हो तो वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। सामाजिक जनतंत्र क्या है? वह जीने की एक राह है जिसके लिए स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व को जीवन के सिद्धांत के रूप में मान्यता दी जाती है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को एक त्रयी के स्वतंत्र अंगों के रूप में नहीं सोचा जा सकता। इन तीनों का मिलकर एक संघ बनता है, यानी उनमें से किसी एक को अलग करने का मतलब जनतंत्र के मूल उद्देश्य को छोड़ देना। समता से स्वतंत्रता को अलग नहीं किया जा सकता और न ही स्वतंत्रता को समता से अलग किया जा सकता। इसी प्रकार स्वतंत्रता और समता को बंधुत्व से अलग नहीं किया जा सकता। समता के बिना स्वतंत्रता का मतलब है कि कुछ लोगों का बहुतांश लोगों के ऊपर प्रभुत्व जमाना। स्वतंत्रता के बगैर समानता निजी कर्तव्य के लिए मारक होगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अस्तित्व में ही नहीं रहेगी। उन्हें व्यवहार में ले आने के लिए पुलिस महकमे की जरूरत पड़ेगी। भारतीय समाज में दो बातों का सिरे से अभाव है। इस वास्तविकता को मानकर ही हमें शुरुआत करनी होगी। उनमें से एक है समता। हमारा समाज श्रेणीबद्ध विषमता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात समाज में कुछ लोग ऊंचे स्तर के हैं और अन्य लोग निचले स्तर के। आर्थिक क्षेत्र में हमारे समाज में कुछ लोगों के पास बहुत अधिक संपत्ति है तो कई लोग अत्यंत घोर गरीबी में जीते हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन हम एक विसंगतिपूर्ण समाज में प्रवेश करने वाले हैं। राजनीति में हमारे पास समता होगी लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति का एक वोट और हर वोट का समान वैल्यू वाले सिद्धांत को मान्यता देंगे। सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हर व्यक्ति का समान मूल्य वाला सिद्धांत हम नकारते रहेंगे। इस प्रकार के परस्पर विरोधी जीवन में हम और कब तक जिएंगे? आर्थिक और सामाजिक जीवन में हम और कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर अधिक समय तक हम उससे नकारते रहेंगे तो अपना राजनीतिक जनतंत्र हम खुद संकट में डालेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। इस विसंगति को जितनी जल्दी हो सके हमें खत्म कर देना है, अन्यथा जिन्हें विषमता जनित बुरे परिणामों को झेलना पड़ता है वे बहुत ही परिश्रम से इस सभा द्वारा निर्माण की गई राजनीतिक जनतंत्र की संरचना नष्ट कर देंगे। मुझे वे दिन याद हैं जब राजनीति के लोगों को भारतीय लोग कहने से कितनी कोफ्त हुआ करती थी। भारतीय राष्ट्र कहलाना उन लोगों को पसंद था। मेरी राय में अपना एक राष्ट्र है, इस पर विश्वास करना यानी जो अस्तित्व में नहीं है उसके अस्तित्व में होने का भ्रम पालना है। हजारों जातियों में बटी जनता का एक राष्ट्र कैसे बन सकता है? सामाजिक और मानसिक नजरिए से हम अभी भी एक राष्ट्र नहीं है। इसका एहसास हमें जितने जल्दी होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद ही हमें एक राष्ट्र होने की जरूरत कितनी महत्वपूर्ण है इसका पता चलेगा। भारत में जातियां हैं। जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। पहली बात, वे सामाजिक जीवन में फूट डालती हैं। जातियां राष्ट्र विरोधी हैं।
क्योंकि वे जातियों के बीच आपसी तिरस्कार, कटुता और देश की भावना का निर्माण करती हैं। हमें अगर वास्तव में राष्ट्र बनाना है तो इस सभी मुश्किलों से पार पाना होगा। राष्ट्र निर्माण के बाद ही असल में बंधुभाव देखने को मिलेगा। बंधुत्व बिना समता और समता की बात करना केवल ऊपरी रंग की परत, केवल बाहरी दिखावा होगा। हमारे सामने अब जो मुश्किल काम है उसके बारे में मेरी ये प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों के लिए आनंददायी नहीं है, ऐसा लग सकता है। इस देश में राजनीतिक सत्ता केवल मुट्ठी भर लोगों की बपौती या मिल्कियत भर रह गई है। ज्यादातर लोग केवल बोझ ढोने वाले प्राणी ही नहीं वरन शिकार बनकर रह गए हैं। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। इससे वे न केवल विकास के मौके से बल्कि मानवीय जीवन का महत्व जानने से भी वंचित रहने वाले हैं। इतना उनका अधपतन हुआ है। अस्पृश्य लोग अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों से, अपने ऊपर चलाई जाने वाली हुकूमत से ऊब गए हैं। खुद ही राज चलाने को वे आतुर हो गए हैं। अस्पृश्य वर्ग में निर्माण हुई इन तीव्र भावना को वर्ग संघर्ष या वर्ग युद्ध बनने तक बढ़ने नहीं देना चाहिए। इसका असर विभाजन में हो सकता है। वह निश्चित रूप से विनाशकारी दिन होगा। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि विभाजित घर ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनके लिए मौके उपलब्ध कर देना देश हित में, आजादी की रक्षा के हित में और फिलहाल सत्ता का उपभोग कर रहे मुट्ठी भर लोगों के हित में और कुछ मिलाकर जनतांत्रिक संरचना बनाए रखने के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। जीवन के सभी क्षेत्र में समता और बंधुत्व स्थापित करने में से ही यह संभव हो सकेगा। इसलिए मैं इस बात पर इतना जोर दे रहा हूं। सभागृह को मैं ज्यादा थकाना नहीं चाहता। आजादी खुशी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस आजादी के साथ हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आई हैं। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। आजादी के कारण अब किसी बुरी बात के लिए हम अंग्रेजों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेंगे। इसके बाद अगर कुछ बुरा होगा तो उसके लिए अपने अलावा किसी और को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेंगे। अनुचित प्रसंग होने का बड़ा खतरा है। समय तेजी से बदल रहा है। हमारे लोग भी नई नई विचारधाराओं को टटोल रहे हैं। लोगों के राज से अब वे ऊब गए हैं। अब वे लोगों के लिए राज चाहते हैं। राज लोगों का लोगों द्वारा चुना हुआ अथवा नहीं, इसकी चिंता अब वे नहीं करेंगे। जिस संविधान में हम लोगों के लिए चुने शासन के तत्व का जतन कर रहे हैं, उसे अगर सुरक्षित रखना हो तो अपनी राह में क्या अड़चने हैं, इसे पहचानना होगा, जिससे कि लोगों द्वारा चुने गए राज्य से लोगों के लिए राज्य की ओर मुड़ेंगे। इस दिशा में आगे बढ़ने में हमें कमजोर नहीं पड़ना है। देश की सेवा करने का यही एकमात्र उपाय है। दूसरा अगर होगा तो मुझे पता नहीं।